Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 5 Oral and Documentary Evidence Part 1. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover oral evidence, that is section 59 to section 60, and documentary evidence section 61 to section 78. We will also see what is public document and what is private document. So let's get started. Oral evidence. ओरल एविडेंस क्या है कि जो रिटन नहीं है, दैट इज़ ओरल, मतलब जो एविडेंस डायरेक्टली पार्टी ओरली सबमिट करी है, मतलब वो एविडेंस ओरल फॉर्म में है। और अगर काउंटर पार्टी मतलब जो दूसरी पार्टी है, द अदर पार्टी इन द केस, अगर वो पार्टी उस एविडेंस को अग्री कर रही है तो फिर इट विल बी डीम्ड कि वो जो एविडेंस है वो एडमिट किया गया है, दैट इज़ डीम्ड कि वो एविडेंस को हमने एडमिट किया है। बट अगर कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट क्या बोलेगा कि और फैक्ट्स प्रूव करने की ज़रूरत है, अदरवाइज देन दिस एविडेंस, तो फिर और एविडेंस तुमको लाने पड़ेंगे। अगर कोर्ट ने बोला कि इट रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड, कि जो ओरल एविडेंस में जो फैक्ट्स है उसको प्रूव करो या कुछ एडिशनल एविडेंस लाओ, देन यू विल हैव टू प्रूव इट। सेक्शन नंबर 59 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स मतलब सारे फैक्ट्स जो कि डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है उनको हम ओरल एविडेंस बोलेंगे। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन 60। अब डायरेक्ट मतलब क्या? अगर कोई एविडेंस है इन रिलेशन टू सीन, मतलब कोई एविडेंस देखने वाली चीज़, कि मतलब कोई पर्सन ने ये देखा है, तो एविडेंस कौन देगा? एविडेंस विल बी पर्सन जिसने वो चीज़ को देखा है। अगर फैक्ट है कि वो चीज़ सुनना था, मतलब किसी ने सुनी है, तो विटनेस कौन रहेगा? जिस पर्सन ने वो चीज़ खुद से सुनी है, मतलब डायरेक्ट पर्सन, डायरेक्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशन है फैक्ट के साथ, दैट पर्सन विल एक्ट एज द एविडेंस। अगर कोई चीज़ परसीव करनी थी या सेंस था, अ फैक्ट दैट कुड बी परसीव्ड और सेंस, तो विटनेस कौन हो गया? एविडेंस कौन रहेगा? जो पर्सन उसको परसीव कर सकता है या सेंस कर सकता है। इफ़ इट रेफर्स टू एनी ओपिनियन और टू द ग्राउंड, अगर ओपिनियन है या ऑन द ग्राउंड ऑन विच ओपिनियन इज हेल्ड, तो एविडेंस कौन रहेगा? जो पर्सन वो ओपिनियन को या उस ग्राउंड को, मतलब जिसके बेसिस पे ओपिनियन आया वो हेल्ड करता है, दैट पर्सन विल बी विटनेस। तो दिस इज सेक्शन 60 कि डायरेक्ट होना चाहिए ओरल एविडेंस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या? डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? राइटिंग, वर्ड्स रिटन, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट, अ मैप और प्लान, ये सब चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब किया इन द फॉर्म ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन और मोर मीन्स, ये हमारे वन और मोर मीन्स है। तो जो रिटन है उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और जो रिटन नहीं है उसको हम बोलेंगे ओरल एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट टू टाइप्स के होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, सेक्शन 74 एंड 75, जो हम बाद में देखेंगे इसी मॉड्यूल में। सेक्शन 61 प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, अब वो या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। तो अब पहले देखेंगे हम प्राइमरी एविडेंस क्या है। सेक्शन 62 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की। जो डॉक्यूमेंट हम ओरिजिनली कोर्ट को सबमिट करते हैं फॉर इंस्पेक्शन, उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अभी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो सेवरल पार्ट्स में है और हमने उसको सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया है, तो हर एक पार्ट को प्राइमरी डॉक्यूमेंट या प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया है, काउंटर पार्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में, तो फिर हर एक काउंटर पार्ट को हम लाइक अ होल मान के उसको हम प्राइमरी एविडेंस कंसीडर करेंगे। जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स किसी एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं, एग्जीक्यूट गए हैं, इट मे बी एनीथिंग, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, तो हर एक डॉक्यूमेंट को इक्वल स्टेटस मिलेगा, दैट इज़ प्राइमरी एविडेंस। बट जहाँ कॉपी है, वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, जहाँ एक कॉमन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अलग अलग कॉपीज़ है, तो फिर हम उसको प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 63, इट टॉक्स अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में ये 5 चीज़ें आती है। पहले तो जो ओरिजिनल है उसका सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी, फिर हमने ओरिजिनल का
किसी और तरीके से, किसी और मैकेनिकल प्रोसेस से अगर कॉपीज़ निकाले हैं विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी। तो और भी जो कॉपीज़ हैं उनको हम सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे। कॉपीज़ जो हमने ओरिजिनल से बनाए, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम, या तो फिर ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद किसी और पर्सन ने ओरल अकाउंट्स दिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के एंड उस पे से तुमने कोई कॉपी बनाई, तो उसको हम सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। अब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 64 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय इट्स प्रिंसिपल बाय इट्स प्राइमरी एविडेंस, की जो डॉक्यूमेंट है उसको प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करना है। बट सेक्शन 65 क्या बोलता है? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तुम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्राइमरी एविडेंस देते हैं ना, तो पहले से ही कोर्ट को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट सेकेंडरी एविडेंस में हमेशा पहले से कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। प्राइमरी एविडेंस हर केस में एक्सेप्ट करते हैं, बट सेकेंडरी एविडेंस कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 65। तो अब कहाँ कहाँ सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट किए जाते हैं? इन द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट नंबर ए, जहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो किसी के पोजीशन में है या किसी के पावर में है, जो पर्सन इस केस के अपोजिट साइड में, पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज साउट टू बी प्रूव्ड, मतलब जिसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट प्रूव करना है उसके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो शायद नहीं देगा। इन दैट केस तुम उसका सेकेंडरी एविडेंस या उसका मतलब कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो। या किसी ऐसे पर्सन के पास है हु इज़ आउट ऑफ द रीच, उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, तो फिर वो टाइम पे तुम कॉपी दे सकते हो, दैट इज सेकेंडरी एविडेंस। या फिर एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, मतलब जिस पर्सन के पास है उसको प्रोड्यूस करने बोला है, मतलब देने बोला है, बट ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इन दैट केस सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगा। फिर पॉइंट नंबर बी, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैज़ बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, राइटिंग में जो पर्सन के पास ओरिजिनल है, जिसका इंटरेस्ट है उसमें, या उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रूव करता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कंटेंट जो इसमें दिया है सेकेंडरी में वो सही है, उसमें से ही सेकेंडरी बना है। व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयड है या किसी ने गुमा दिया और अब वो नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस हम सेकेंडरी एविडेंस पे रिलाई करेंगे। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इजीली मूवेबल नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस है प्राइमरी एविडेंस, तो इन दैट केस वी विल रिलाई ऑन द सेकेंडरी एविडेंस। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब पब्लिक डॉक्यूमेंट तो पब्लिक ऑफिसर्स की कस्टडी में होते हैं, तो वो टाइम पे वो लोग उसका कॉपी देते हैं हमको, हम डायरेक्टली ओरिजिनल नहीं ले सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो इन दैट केस कॉपी चल जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस इज अलाउड। जहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, किसी लॉ है, कोई एक्ट से रिलेटेड है, तो तुम उसका स्पेसिफिक कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी परमिट करते हैं। When original consists of numerous accounts, documents which cannot be examined in the court and the fact to be proved is the general result of whole collection. जहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है जिनको कोर्ट एग्जामाइन नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं है, तो फिर उसमें का जो एक्सट्रैक्ट है उतने का तुम कॉपी ला लो। गेटिंग इट? सो दीज वर दी 7 एक्सेप्शनल केसेस जहाँ सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है। विल सी क्विकली द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। सो फर्स्ट प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो हम कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं फॉर इंस्पेक्शन। सेकेंडरी एविडेंस बिल्कुल भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो उसका कॉपी होता है, और इसका हमने डेफिनेशन देखा था सेक्शन नंबर 63 में, जहाँ हमने 5 पॉइंट्स देखे थे कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सेकेंडरी एविडेंस बेस्ट नहीं है, बट सेक्शन नंबर 65 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस को एक्सेप्ट करता है। इट अलाउज यू टू प्रेजेंट द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। प्राइमरी एविडेंस देना जनरल रूल है, सेक्शन नंबर 64 में बोला है। गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज सेक्शन नंबर 65।
नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस देने के पहले कोर्ट में कोई स्पेसिफिक नोटिस नहीं देना पड़ता, बट सेकेंडरी एविडेंस के केस में स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ता है। वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज हाईएस्ट, वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ओरिजिनल है, रिलायबल है। सेकेंडरी एविडेंस का उतना वैल्यू नहीं है जितना प्राइमरी एविडेंस का है। सो अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली प्राइमरी या सेकेंडरी पे, अगर डिटेल क्वेश्चन आता है या अगर डिफरेंस भी आता है तो तुम ये पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब सपोज्ड, मतलब जो पर्सन ने साइन किया, अब उसको तुम कैसे प्रूफ करोगे। जिस भी पर्सन ने साइन किया है तो वो साइन उसी पर्सन ने किया है क्या, उसी का हैंडराइटिंग है क्या, ये कैसे प्रूफ करेंगे, दैट इज़ गिवन इन सेक्शन नंबर 67। तो कुछ मोड्स दिए हैं कि हम किस तरीके से उसको प्रूफ कर सकते हैं। पहले तो वो पर्सन को बुला लो जिसने साइन किया या वो डॉक्यूमेंट लिखा है, या तो किसी ऐसे पर्सन को बुला लो जिसके प्रेजेंस में उसने साइन किया था, या फिर कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला के उसकी हैंडराइटिंग और जो डॉक्यूमेंट पे हैंडराइटिंग है या सिग्नेचर है वो मैच करवा के पता कर सकते हैं, या बाय कॉलिंग अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन। नाउ व्हाट इज एक्वेंटेड, किसी ऐसे पर्सन को बुलाओ जिसको उसकी हैंडराइटिंग पता है या उसकी सिग्नेचर पता है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, उसका क्लोज वन या उसके ऑफिस का कोई पर्सन या उसका कोई फैमिली मेम्बर। By comparison by the court the disputed signature or writing with some admitted signature or writing, मतलब पहले ही उस पर्सन की अगर कोई सिग्नेचर को एडमिट किया था, उसका लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट ने एज एविडेंस एडमिट किया था, तो फिर उससे कंपेयर कर लेंगे हम किस चीज़ को, अभी जो डिस्प्यूटेड मैटर है, अभी जिस डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन चल रहा है कि ये उसी का सिग्नेचर है या नहीं, तो क्या करेंगे हम पहले के एडमिटेड डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे। By proof of an admission by the person who is supposed to have signed or written the document that he signed or wrote it, उसको ही बोलना कि प्रूफ द एडमिशन का कि ये उसी ने साइन किया है। स्टेटमेंट ऑफ अ डिसीज्ड प्रोफेशनल स्क्रिप्ट मेड इन द डायरी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी, अभी ये क्या होता है स्क्रिप्ट, मतलब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनता है ना तो उसका कॉपी भी बनता है, तो कोई ऐसा पर्सन होता है जो कॉपी में पूरा ये चीज़ें नोट करता है, उस पर्सन की कॉपी में देखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही की थी। अ सिग्नेचर इज प्रूफ टू हैव बीन मेड इफ इट इज शोन टू हैव बीन मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पर्सन बाय सम अदर पर्सन, मतलब जिसके रिक्वेस्ट पे हमारा जो पर्सन है ए, जिसका हम चेक कर रहे हैं उसने साइन किया था या नहीं, किसी के रिक्वेस्ट पे उसने साइन किया था या डॉक्यूमेंट बनाया था, अगर वो पर्सन हमको मिल जाता है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि ये सिग्नेचर उसी ने किया था या नहीं। बाय द स्क्रिप्ट हु साइंस ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, या तो फिर बाय अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या कोई और एविडेंस जो रेलेवेंट हो। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 67A प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेप्ट सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, बाकी कोई भी जगह अगर हम डिजिटल साइन यूज़ कर रहे हैं इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, तो फिर हमको प्रूफ करना पड़ेगा ये डिजिटल सिग्नेचर उसी पर्सन की है जिसने साइन करना चाहिए था। सेक्शन नंबर 68 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर बाय लॉ किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना ज़रूरी है। अटेस्ट करना मतलब क्या, हम बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन, हम किसी का साइन लेते, स्टैम्प लेते, इट कुड बी एनी प्रोफेशनल। अगर बाय लॉ बोला है कि किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन ज़रूरी है, तो फिर जब तक उस पर अटेस्टेशन नहीं होता है हम उसको एज अ एविडेंस नहीं ले सकते। तो एक अटेस्टिंग विटनेस लगेगा हु विल प्रूव कि ये डॉक्यूमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ था, एंड देन ओनली द डॉक्यूमेंट विल बी अलाउड टू बी प्रोवाइडेड in the court. It shall be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of Indian Registration Act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. After that section number 69 proof where no attesting witness found. अब हमने क्या बोला, जहाँ अटेस्टेशन लगता है वहाँ या तो अटेस्टेशन होना चाहिए या तो अटेस्टिंग विटनेस लाना है। अब अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे,
इट मस्ट बी प्रूव्ड, अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है तो प्रूव करो दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन हिज हैंडराइटिंग एंड दैट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। कि जो तुमने अटेस्टेशन किया था उस पर जो अटेस्टिंग विटनेस का साइन है वो जो पर्सन ने किया था वो साइन को प्रूव कर दो, या जो भी पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था वो प्रूव कर दो। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सेक्शन 70। Admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be a sufficient proof of its execution as against him। मतलब जिसने एग्जीक्यूट किया था डॉक्यूमेंट अगर वही एडमिट कर रहा है तो वो सफिशिएंट प्रूफ है, दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, अगर अटेस्टिंग विटनेस ने एग्जीक्यूशन डिनाई कर दिया तो उस केस में क्या, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, किसी दूसरे एविडेंस से एग्जीक्यूशन को तुम प्रूव कर दो, सेक्शन 71। आफ्टर दैट सेक्शन 72, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 72 क्या बोलता है, अगर अटेस्टेशन बाय लॉ रिक्वायर्ड ही नहीं है तो इट मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील ऑफ others admitted or proved, section 73। In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of a person by whom it purports, मतलब प्रूफ करना है कि कोई सिग्नेचर या कोई राइटिंग या कोई सील किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, तो हम क्या करेंगे, to have been written or made any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction proved, although that the signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose। तो हम क्या करेंगे, पहले कहीं अगर उसने कहीं साइन, राइटिंग, सील है तो उससे कंपेयर करेंगे। कोर्ट क्या बोल सकता है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि उस पर्सन को प्रेजेंट करो, एनी पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट टू write any word or figure for the purpose of enabling the court to compare the words or figures or written with any word or figures supposed to be have been written by such person। मतलब जिस पर्सन ने लिखने चाहिए थे उसने लिखे या नहीं, इसलिए कोर्ट क्या कर सकता है, किसी पर्सन को बोल सकता है कि तुम अभी लिख के बताओ वर्ड्स और फिगर को जिससे हम कंपेयर करेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 73। इट टॉक्स अबाउट कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील ऑफ अदर्स एडमिटेड और प्रूफ। उसके बाद हमने देखा था दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 74, दो क्लॉजेस है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्लॉज नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट। किसका एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट, ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, मतलब गवर्निंग बॉडीज जो हमारी गवर्नमेंट है, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ द कॉमनवेल्थ और ऑफ फॉरेन कंट्री। मतलब जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सारी चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। या फिर कोई पब्लिक रिकॉर्ड जो अगर प्राइवेट तरीके से भी रखा गया एज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट तो भी हम उसको पब्लिक रिकॉर्ड मानेंगे। एनी प्राइवेट डॉक्यूमेंट केप्ट इन पब्लिक ऑफिसेस आर रिगार्डेड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी अगर पब्लिक ऑफिस में है तो हम उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 75, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट छोड़ के बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको हम प्राइवेट बोलेंगे। ये सेक्शन सिंपली क्या बोलता है कि सेक्शन नंबर 74 के जो दो क्लॉजेस है उसमें अगर डॉक्यूमेंट फिट नहीं होता है तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 75। आफ्टर दैट सेक्शन 76, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो भी पब्लिक ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड अब वो डॉक्यूमेंट इस केस के लिए चाहिए कि तुमको उसको एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने रखना है, तो वहाँ पे किसी भी पर्सन के पास राइट टू इंस्पेक्ट है कि वो जाके उस पब्लिक ऑफिसर को कुछ लीगल फीस पे करके उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का कॉपी ले सकता है टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटर्न। उसके साथ वो एक सर्टिफिकेट लेगा कि सच कॉपी इज़ अ ट्रू कॉपी। किससे लेगा, पब्लिक ऑफिसर से। अब तुमने एक सर्टिफाइड कॉपी ले ली प्लस एक सर्टिफाइड रिटर्न डिक्लेरेशन ले लिया कि वो ट्रू कॉपी है। नाउ यू कैन प्रूव इट एज अ एविडेंस, यू कैन put it as a evidence in front of court of law।
तो ये जो ट्रू कॉपी का जो सर्टिफिकेट तुम ले रहे हो दैट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब बाय सच ऑफिसर विथ हिज नेम, मतलब वो ऑफिसर उस पर डेट मेंशन करेगा, जो ऑफिसर है उसका नाम रहेगा एंड इज ऑफिशियल टाइटल, एंड शैल बी सील्ड whenever such officer is authorized by law to make use of such seal, वो उस डॉक्यूमेंट को सील भी करेगा, and such copy so certified shall be called certified copy, मतलब जब उसके साथ एक रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा विच इज सील्ड एंड डेटेड तब उस कॉपी को हम सर्टिफाइड कॉपी मानेंगे. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 77, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी. Certified copy may be produced in proof of the content of public document or parts of public document of which they purport to be copies. मतलब या तो पूरा पब्लिक डॉक्यूमेंट या उसमें का कुछ पार्ट जो तुम्हारे केस के लिए रेलेवेंट है तुम उतना सबमिट कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो. सर्टिफाइड कॉपी एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 76 may be produced in proof of the content of public document और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब पूरा या तो पार्ट. एनी पर्सन जिसके भी पास राइट टू इंस्पेक्ट है वो क्या करेगा, सर्टिफाइड कॉपी लेगा फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में डॉक्यूमेंट है, एंड पब्लिक ऑफिसर फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट देगा कि जो कॉपी दी है उसने वो ट्रू कॉपी है, एंड दैट विल बी डेट एंड सील्ड, एंड दैट सर्टिफाइड कॉपी विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल, मतलब हम उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे ट्रीट करेंगे. प्राइमरी एविडेंस. आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 78, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पे और भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं. अब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, एज फॉलोज. एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ एक्ट में चेंजेस किए या कोई ऑर्डर पास किया या कोई नोटिफिकेशन तो दैट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स certified by any department of the state government या central government तो that is official document. नेक्स्ट है proceedings of the legislature, मतलब legislature की कोई भी proceedings है जो जनरल में थी या कहाँ तुमने पब्लिश की है, पब्लिश्ड एक्ट और एब्स्ट्रैक्ट या उसका कोई कॉपी प्रिंट किया है बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न तो दैट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. उसके बाद प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर और रेगुलेशन इशूड बाय हर मैजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल और बाय एनी डिपार्टमेंट और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई कॉपी है या एक्सट्रैक्ट है इन द कंट्रीज गैजेट और purporting टू बी प्रिंटेड बाय द क्वींस प्रिंटर तो फिर हम उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानेंगे. फिर बाद में एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री का एक्ट है या कोई लेजिस्लेटिव है या वहाँ के कोई रूल्स रेगुलेशंस है उसका अगर सर्टिफाइड कॉपी है अंडर द सील ऑफ द कंट्री और सोवरेन तो दैट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. प्रोसीडिंग्स ऑफ अ म्यूनिसिपल बॉडी इन अ स्टेट दैट इज़ ऑल्सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन एनी मैनर. पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर क्लास इन फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री का भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है या तो वो ओरिजिनल हो या सर्टिफाइड कॉपी हो या फिर कोई इंडियन काउंसिल हो या डिप्लोमेटिक एजेंट हो कि इंडिया का पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर कहीं फॉरेन कंट्री में है एंड देन यू रिक्वायर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट तो उसको भी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानेंगे. सो दिस 6 वर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 78. एंड प्रूफ मीन्स व्हाट कि तुमको इसका सर्टिफाइड कॉपी लेना है फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न्ड बाय फॉलोइंग सेक्शन नंबर 76 एंड 77. So I hope you're clear with the topic. Easy topic था. Oral, documentary, primary evidence, secondary evidence, फिर public document, private document, ये सब हमने इसमें कवर किया. ओरल एविडेंस में 2 थे सेक्शंस 59-60, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 61 से 78 तक थे. Easy topic. Hope you understood. Thank you.